नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जिन विषय पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, एक तो ये कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर जो एग्री के 7 प्रोडक्ट थे उनके ऊपर फिर से रोक लगा दी गई है, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे विस्तार से। मोबाइल फ़ोन चाइना की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर फिर से प्राइस बढ़ाने जा रही है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों प्राइस बढ़ा रही है। अमेरिका की डील के क्या है मायने और कहाँ कहाँ जाकर समझौता बना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या है, इसमें कुछ मायने हैं भी या नहीं, क्या इससे FII DII वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे, ईरान वाले मामले पे क्या होगा उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी बैंकों को लेकर के FDI को लेकर के जो 49% की लिमिट है उसे बढ़ा करके 74% बढ़ा कर दी जाएगी। वो सरकार के अभी टेबल पे है, जिसकी उम्मीदें बहुत जल्द जताई जा रही हैं, क्योंकि बैंकों के अंदर लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं है और खुद सरकार भी चाहती है कि बैंकों के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की लिमिट को 74% के आसपास किया जाए। और जो तुम्हारा बैंक ऑफ इंडिया है और यूनियन बैंक है, इन दोनों को मिला करने की भी योजनाएं बन रही है। ट्रेड डील पे भी मैं आऊँगा। फिर उससे पहले एक चर्चा कर लेते हैं एग्री कमोडिटी एक्सचेंज। मतलब जो 7 एग्री कमोडिटी थी ना, उनको 2021 में सरकार ने बैन कर दिया था MCX पे। MCX पे जहाँ पे सोना और चांदी और तुम्हारा सिल्वर मेटल वगैरह ट्रेड होता है ना, क्रूड ऑयल, वहीं पर ये 7 एग्री प्रोडक्ट होते थे, उनको सरकार ने अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल सरकार का मानना ऐसा है, प्लस सेबी का मानना ऐसा है कि अगर इनको एग्री प्रोडक्टों को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कंटिन्यू किया जाता है तो इससे हो सकता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाए और सट्टेबाजी के चलते, अभी हालांकि पर्याप्त उत्पादन है, ऐसा नहीं है कि उत्पादन की कमी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने इस एग्री प्रोडक्ट को भी बाहर ही रखा है। जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में चल रहा है उस तरह की सिचुएशन ना देखने के लिए मिले। अब डील पे आ जाते हैं। डील के क्या है मायने, जीरो या हीरो? क्या अमेरिका भारत से जीत गया है? क्या जो संसद में अभी ये हंगामा मच रहा है कि डील होगी 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 होगी, क्या है इसके मायने? देखो क्या है कि सबसे पहले तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप माना क्यों, या कहाँ कहाँ है जहाँ अभी भारत को उनने कोई सहमति नहीं दी है। उसमें एक तो आता है निकल के तुम्हारा क्या, जो स्टील एल्युमिनियम है उन पे अभी 50% टैरिफ लागू रहेगा। लगभग 8,000 करोड़ का सौदा ऐसा है जो भी फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है, उसमें अभी कोई सहमति बनी नहीं है। वो ऐसा क्या ऐसे ही है। तो ज़्यादातर जो हम 50% के आसपास टैरिफ दे रहे थे, जो 25% हमें अप्रैल में दिया था और 25% एडिशनल टैरिफ दिया था हमें पेनल्टी के रूप में, 50% से घटा करके 18% कराया है। लेकिन इसमें ऐसा क्या, मतलब कहीं तो कुछ पेच फंसा होगा। देखो क्या साथी है, इसमें 500 बिलियन डॉलर मतलब 500 लाख अरब रुपये का माल, 500 अरब रुपये का माल हमें अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? उसके साइड इफेक्ट ये होंगे कि अगर हम 500 अरब डॉलर का माल अमेरिका से खरीदेंगे तो उसमें डिफेंस इक्विपमेंट भी शामिल है। तो जहां हम भारत एक तरफ अपना आत्मनिर्भर भारत की ओर जोर दे रहा है, जो डिफेंस कंपनियां अपने खुद के फाइटर जेट बना रही हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाव मिलेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को डायरेक्ट टक्कर मिलेगी अगर आप अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदते हो। क्योंकि अगर अभी जो आज रुपया 2 रुपये समला है ना, आपका 92 रुपये के आसपास पहुंच गया था, आज रुपया तुम्हारा 2 रुपये समझ गया। ये उल्टा देखने के लिए मिलेगा आपको, उल्टी चाल चल लेगा, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो भारत के जो ट्रेड डिफिसिट पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा और रुपया और भी कमजोर होगा। अगर यह तत्काल रूप से इम्प्लीमेंट हो जाता है, हालांकि पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने अभी बोला है कि ट्रेड डील पर लेकर के जो बातचीत है ना, उसको मतलब अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो इसीलिए अभी एग्री एग्री प्रोडक्टों को लेकर के कोई सहमति या तो बनी नहीं है, और अगर बन गई है तो उसे उजागर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अभी संसद के अंदर भी बहुत उच्च लेवल पे 7 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है। और काफी विपक्ष की तरफ से काफी जो सांसद हैं वो ये बोलते नारे देते हुए नजर पाए कि ट्रंप के आगे सरेंडर मोदी, ट्रंप के आगे सरेंडर मोदी। तो इसके क्या है मायने? तो एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं विपक्ष दरअसल सरकार से जानना चाहता है कि आपने एग्री प्रोजेक्टों के ऊपर, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर आपने कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है। क्योंकि अगर SBI रिपोर्ट की माने तो लगभग लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए का इसमें डायरेक्ट नुकसान होगा हमारे आम किसान भाइयों को, जो डेयरी प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर वहां से अमेरिका से आता है ये प्रोडक्ट, अगर मतलब मोटा मोटी देखा जाए, जहां तक मेरी सहमति मतलब मैंने पाया और अपने एनालिसिस से किया कि भाई देखो,
जो सोयाबीन है, मक्का है, ये इन पर तो लगभग लगभग सहमति है कि ये तो भारत के अंदर आएंगे। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट पे अभी सरकार की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं आई है कि हम, लेकिन सरकार ने ये जरूर बोला है कि इसमें जो किसान है उनके हितों का ध्यान रखा गया है, लेकिन ये नहीं बोला कि इसमें दरअसल है क्या। एक तो आपको ये जानना होगा कि अगर हम 500 अरब रुपए का माल अमेरिका से खरीदेंगे जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट भी शामिल है, तो जहां हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसे डायरेक्ट टक्कर मिलेगी। डायरेक्ट टक्कर मिलेगी मतलब उसकी जो डिफेंस वाले स्टॉक है, HAL है, BEL है, इनके स्टॉक को के अंदर थोड़ा सा, मैं समझ, मैं यूट्यूब पे कुछ बाध्यताएं हैं, मैं बोल नहीं सकता। दूसरा, जहां हमने अपनी एनर्जी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हम अमेरिका से खरीदेंगे या हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, तो वेनेजुएला का जो तेल है ना वो भारी तेल है, उसके लिए हमारी रिफाइनरी नहीं बनी है, तो हमें तत्काल रूप से रिफाइनरी में बदलाव करना पड़ेगा। और जो वेनेजुएला वाला तेल है ना वो एक तो दूर से आएगा और आने की भी आने की भी कॉस्ट ज़्यादा है, लगभग लगभग, और अगर प्रति डॉलर के ऊपर देखा जाए तो $10 प्रति बैरल ऊपर बैठेगा, महंगा बैठेगा। तो उससे जो IOCL, BPCL, HPCL वाली कंपनियां है ना, जो ऑयल बेचती हैं एक तरह से, डीजल पेट्रोल, इनकी बैलेंस शीट पर वो असर देखने के लिए मिलेगा। तत्काल प्रभाव से अगर हम रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं, जैसे कि अमेरिका ने बोला है कि आपको तत्काल रूस से तेल नहीं लेना, अब ऐसी स्थिति में अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या हमने करा सही किया? देखो, दो तीन चीजें हैं। विपक्ष के तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मोदी जी ने गलत किया। आम जनता के हिसाब से देखोगे, लेकिन आप मुद्दे को समझो। एक साल से भारत के ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो, मतलब हमारी जो GDP है ना उस पर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कि RBI गवर्नर ने भी कहा कि हमें जो बड़ा ग्लोबली संकेत है ना वे खराब होने के चलते हमारी GDP पे इम्पैक्ट आया। वो चीज अपन अलग रखें अगर निकाल के, तो सबसे पहले जो हम 500 बिलियन डॉलर जो हम अमेरिका से प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, उसमें सभी एग्रीकल्चर भी है, डिफेंस भी है और तुम्हारा ऑटो पार्ट्स भी है, और वो 0% ड्यूटी पे है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ दिक्कत वाला विषय है। दूसरा, अमेरिका का सिंपल फंडा रहा है कि वो एक साथ नहीं झुकाता, वो तोड़ डालता है। अगर तुमने अभी देखा, जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चाइना गए हुए थे, उन्होंने उनको भी धमका दिया कि आपने हमारे साथ डील कर रखी है, आप अगर चाइना के साथ डील करते हो तो हम अपने डील का जो एग्रीमेंट है वो तोड़ लेंगे। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में ये भी बोल सकता है कि आप चाइना के साथ में व्यापार नहीं करोगे, जो चाइना से खरीद रहे हो वो हमसे खरीदोगे। एक ये भी दिक्कत वाला विषय है जो खड़ा है सामने, कि ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, एक समस्या और है जिस समस्या पे किसी की भी नजर नहीं है, वो है डिफेंस इक्विपमेंट। अगर आने वाले समय में अमेरिका बोलता है कि आप रूस से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदोगे, और खरीदोगे तो अमेरिका से खरीदोगे, तो क्या भारत जो है रूस से जो सुखोई 57 खरीद रहा है वो बंद कर देगा? क्या भारत S-400 जो रूस से खरीद रहा है वो बंद कर देगा? क्या भारत अमेरिका का जो F-35 है वो खरीदेगा? तो ये कई विषय हैं जो अभी अनसुलझे हैं। एक फोमो बना कि निफ्टी ऊपर खुल गया, बैंक निफ्टी ऊपर खुल गया, सेंसेक्स ऊपर खुल गया, वहां तक सब ठीक है, पॉजिटिव में है सारी बात। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए, अभी कुल मिला के जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाए, जब तक किसी भी और बोलना, कुछ भी बोलना सुनिश्चित नहीं है कि भाई यार क्या है क्या नहीं है। डील हो गई है, ठीक है, अच्छी हुई है, वो भी ठीक है, लेकिन इस डील का पूरा जो खाका है ना वो अभी खुल कर सामने आए, तब तो समझ में आए कि हाँ यार डील हुई है। अभी ईरान वाले मामले की अगर बात करेंगे, तो ईरान में जहाँ ट्रंप ने अपने युद्धपोत भी भेज दिए थे, जो उनका सबसे बड़ा युद्धपोत है, ब्लिंगटन है, क्या नाम है उसका, वो उसको भी भेज दिया था। अब उससे हुआ क्या, ईरान ने बोल दिया कि मैं अपने आस पड़ोस वाले जो देश हैं उनके ऊपर, उनके तेल के कुओं पर हमला करूंगा, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दूंगा, जिससे पूरी दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को पीछे कदम लेना पड़ा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और बोला कि सहमति कर लो। ईरान का कहना ऐसा है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट तो रखेंगे, न्यूक्लियर तो रखेंगे अपने पास, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, हम दूसरे देशों के लिए थ्रेट नहीं बनना चाहते। अमेरिका चाहता है कि तुम बिल्कुल भी न्यूक्लियर नहीं रखोगे, आप हमला हमला कर देंगे अगर नहीं करोगे। उसको लेकर के रूस की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है। रूस ने कहा है कि हमारा एक बुशहर पावर प्लांट है जो कि ईरान के अंदर है, अगर आपने गलती से भी उसके अंदर उस मतलब ईरान पे हमला किया और बुशहर पावर प्लांट पे लग गया, तो वहाँ पे 200 से ज़्यादा जो साइंटिस्ट है ना
वो रूस के काम कर रहे हैं बुशहर पावर प्लांट में, जो कि रूस के सहयोग से बना था। और ये इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो भी रूस अपने पास लेकर निकाल के दे जाता है। और अगर ऐसा कर देता है, रूस ने बोला है कि इसको डायरेक्ट रूस के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। क्योंकि जो चिर्नोबिल आपने देखा होगा, जो अभी वर्तमान में यूक्रेन के पास में है, यूक्रेन में पड़ता है, वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कीज हो गया था। आज लगभग 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी वहां पे ऐसी चिर्नोबिल हादसा हुआ कि आज भी वो रहने लायक धरती नहीं बनी है, नहीं बची है। तो इसीलिए जो बुशहर पावर प्लांट है वहां पर न्यूक्लियर भी है, और वहां पर अगर विस्फोट होता है तो मरे जो उनके अमेरिका रूस के वैज्ञानिक मरेंगे वो तो है ही, बाकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आने वाले 1000 साल तक भी वहां पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो ये बोला रूस ने अमेरिका को कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करते हो और गलती से बुशहर पावर प्लांट पे आपका अटैक हो जाता है या लग जाता है, तो कृपया ध्यान रखना कि डायरेक्ट रूस के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। इस तरफ ईरान ने बोला कि आपने अगर हमारे ऊपर हमला करा तो हम अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर हमला कर देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, बात को ठंडे बस्ते में डालो, तो ठीक है आप डील कर लो। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के भी उनकी डील बनी है, क्योंकि भाई वहां पर जब न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर में तो न्यूक्लियर तो होगा। अब न्यूक्लियर है तो वो बोल रहा है कि न्यूक्लियर हटाओ, उन्होंने बोला नहीं ऐसे तो नहीं काम चलेगा। फिर से डील पे आते हैं। डील वाला जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा अभी बिल्कुल भी एक फोमो के चलते, देखो बाजार में फोमो बना, डील होगी डील होगी डील होगी, और बाजार की जो गिफ्ट निफ्टी है 1400 पॉइंट ऊपर खुला। अगर क्लोज टू क्लोज भी बात करोगे तो सेंसेक्स तुम्हारा 2200 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट, और निफ्टी ऊपर 1400 पॉइंट खुलने के बाद 600 पॉइंट क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। अगर एफआईआई की बात करोगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 5400 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। वहीं अगर डीआईआई की बात करोगे तो 1000 करोड़ रुपए के आसपास में उन्होंने भी खरीदारी करी है। लेकिन ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है, अभी ये आंकड़ा केवल कैश का है, और स्टॉक और फ्यूचर मिला करके जो खरीदारी है वो बड़ी है। क्या ये स्टॉक का शॉर्ट कवरिंग है, और क्या ये रुकावट है, क्या एफआईआई लौट आएंगे, ये अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। इससे डील होने से दो चीजें और आ गई हैं कि क्या भारत को आने वाले समय में ब्रिक्स में भी समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जो ब्राजील है, ब्राजील भी कहीं ना कहीं अमेरिका से डील के लिए बात बन जाएगी। ऐसा क्यों, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों जल्दबाजी में एकदम करना पड़ा कि नहीं हम तो डील करेंगे? देखो, जब भारत का लगभग लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया सब ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो लगभग लगभग हमारी जो डील हुई कि हम $138 बैरल डॉलर के पास पास में वहां पर ट्रेड करेंगे, तो हमारा 75 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड अभी भी है, और 138 के आसपास में करेंगे हम वहां पे। अभी $75 बिलियन का व्यापार करने के बाद 15 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट में रहते हैं, और अभी करने के बाद हम इसको डबल करेंगे। अल्टीमेटली अमेरिका के साथ में भारत का ट्रेड करता है 136 बिलियन डॉलर का। अब वो बोलते हैं कि ज्यादा को, उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि अमेरिका का, क्योंकि हमारी जो कंपनियां है ना भाई, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इन कंपनियों के साथ में, तो ऑटो पार्ट्स वगैरह है ये यूरोप के भी आएंगे, जर्मनी के भी आएंगे, फ्रांस के भी आएंगे। तो उन्होंने बोला कि अब ज्यादा खींचना ठीक नहीं है, अब डील कर लेनी चाहिए। अब डील की घोषणा ट्रंप ने करी, इस बात को लेकर के जो संसद में बहुत हंगामा मचा कि भाई देखो, क्या ट्रंप तो ट्रंप है, ट्रंप का क्या मालूम हाथ की उधर रहता है उधर। हम बल्कि हमारी आदत है कि मान लो हमारी किसी देश से कोई बात हुई है, हम अपना आएंगे अपने मंत्रिमंडल में बताएंगे कि भाई ट्रंप जी ये बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। तो मतलब एक प्रक्रिया है, उसके बाद ट्वीट डालेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो पुराने वो है कौन, एंकर, न्यूज एंकर, वो माइक दिखाओ तुम तत्काल बोलना चालू कर देंगे। तो वो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का फोन कटा होगा, उन्होंने दूसरा ट्वीट करके डाल दिया मेरी बात हो गई, 18% टैरिफ हो रहा है, डन। और डोनाल्ड ट्रंप, अभी कोई ऐसा आदमी जो सोशल मीडिया चला रहा हो डोनाल्ड ट्रंप को ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। खट 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 खट। तो पहली बात तो ये एक इशू बना कि भारत से ट्रेड डील हो गई, इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करी, मोदी जी ने क्यों नहीं करी? अब उन्हें कौन समझाया कि डोनाल्ड ट्रंप तो हाथ में लिए बैठा है, ये भी एक विषय है। अब एक मुद्दा और फंसा है कि जो भारत का H1B वीजा को लेकर के कोई सहमति नहीं बनी है, कि जो हमारे कामगार वहां पे जा रहे हैं, जो H1B वीजा पे उन्होंने एडिशनल फीस लगाई थी, उसको लेकर के क्या हो रहा है भाई, उसका कोई पता नहीं, अता पता नहीं। जो स्टील एल्यूमिनियम स्पेयर पार्ट्स पे 50% टैरिफ लगाया है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। और जो एग्रीकल्चर हमने लाइफ टाइम के लिए अमेरिका के जो प्रोडक्ट है उनको 0% का जो कमिटमेंट ले लिया है, उससे भारत के जो किसान हैं उनको कितना दिक्कत होने वाली है।
तो जब तक देखो, कल मैंने भी डील के बारे में बोल दिया, लेकिन जब तक मैं इस डील को पूरा नहीं समझूंगा, अभी जो गजट कोई ऐसा जो लिखित में अभी कुछ साबित नहीं हुई है, केवल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रतिक्रियाओं के ऊपर मैं यूट्यूब पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कुछ बाध्यताएं हैं। इसीलिए दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। पहला, कि जो हमारे H1B वीजा में वहाँ काम कर रहे हैं, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था फीस एडिशनल करी थी, उसके ऊपर क्या हुआ है, कुछ अगर हुआ है तो क्या हुआ, उसकी सहमति होनी। तीसरा, IT कंपनियों को लेकर के कुछ लिखित में मिला है क्या कि ऐसा रहेगा, और जो 8,000 करोड़ का भी सौदा फंसा है उसका क्या होगा। हालांकि रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है कि अमेरिका ने ऐसा बोला है, हमें खबरें लगी हैं कि हमने रूस से भारत में तेल लेना बंद कर दिया। इस बात की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब है कि रूस भी नहीं चाहता कि बात बिगड़े, नहीं तो रूस बोल देता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रूस से भारत पर्याप्त तेल लाएगा। रूस चाहता है कि बात को धीरे से बात को निभा लिया जाए। परिस्थिति कई है, जब तक स्पष्टीकरण नहीं आ जाए, जब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इसमें दिक्कतें ये होंगी कि हमारा आत्मनिर्भर भारत में जहाँ हमारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को जब हम ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं जीरो ड्यूटी पे अमेरिका से खरीदेंगे, क्योंकि ट्रंप का सिंपल फंडा है कि आपने अगर नहीं माना तो वो फिर से पलट सकते हैं। पलटू राम है वो पहले से ही। उन्होंने दक्षिण कोरिया के ऊपर एक टैरिफ 15% के आसपास की डील कर ली। उन्होंने बोला कि आप $500 बिलियन आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करोगे, या मतलब अब वो उनके यहाँ से बजट पास नहीं हुआ। किससे? दक्षिण कोरिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में बोल दिया कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर फिर से टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से कब पलट जाएंगे, इस बात का कोई तय नहीं है। और जो ब्रिक्स के देश हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये जान गए थे कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत की डील हुई है, चाइना के साथ में डील हुई है, पूरे ऑल ओवर ज़्यादातर भारत FTA कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। हालांकि जो EU के साथ में डील हुई है वो अगले साल से इम्प्लीमेंट होगी, बट फिर भी उसको ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि जो ब्रिक्स करेंसी है ना, वो भी ये जल्दी ही ले आएं और ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करें। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ में व्यापारिक समझौता करना डोनाल्ड ट्रंप की एक नीड भी बन गई थी, मतलब जरूरत बन गई थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करता तो उसे ऐसा लगने लगता कि यार अब क्योंकि साल भर हो गया खींचते खींचते, और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट हैं उन्हीं को लेकर के सहमति नहीं बन रही थी। बार बार जो मुद्दा है वो वहीं फंस जाता था कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है। अब एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्टों को भारत की तरफ से केवल ये बोला गया है कि अपने किसानों के साथ में गलत नहीं किया गया है, हमारे जो किसान हैं उनके साथ अनहित नहीं किया गया है, लेकिन क्या किया गया है वो अभी स्पष्ट नहीं आया है। दूसरा, कि ये $500 बिलियन जो अमेरिका से हमें प्रोडक्ट खरीदने हैं, जो परचेस करना है, वो हमें कब तक करना है, क्या वो तत्काल रूप से इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो तत्काल रूप से इम्प्लीमेंट करना है तो फिर क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा तो हमारा रुपये पे और भी दबाव देखने के लिए मिलेगा। अगर हम देखो कि बैंकिंग सिस्टम से देखा जाए तो अभी पहले से ही लिक्विडिटी की कमी चल रही है। अगर बात करूँ मैं, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं मोबाइलों के बारे में बताऊंगा, जो रोम और रैम है, इनकी जो विदेशों के अंदर है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो मांग अत्यधिक है, सप्लाई कम है, इसके कारण अभी जनवरी में भी रियलमी, रेडमी और जो ये तुम्हारा चाइना की कंपनियां, इन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। और फिर से ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि वर्ल्ड में रैम रोम की कमी होने के कारण फिर से 1 से 2 हज़ार रुपये प्रति मोबाइल के हिसाब से ये अपनी उसमें मोबाइल के अंदर प्राइस बढ़ा सकते हैं। कारण ये है सर, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि जो देश वर्ल्ड के अंदर रैम रोम की कमी हो रही है ना, उसके चलते इन कंपनियों को प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो इक्विपमेंट है जो लगते हैं उनकी ऑटोमेटिक प्राइसिंग बढ़ गई है। प्राइसिंग बढ़ने के कारण अब उन्हें ये चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनियों की बैलेंस शीट खराब होगी। और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी 10,000 रुपये का मोबाइल बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए अपनी प्राइसिंग पावर को, मतलब अपने कंपनी की बैलेंस शीट सुधारी जाए। कंपनी क्या करेगी, धीरे से 500 बढ़ा देगी, जो आपको 10,000 देती है वो 10,499 कर देगी, कि 10,499 है। क्योंकि विश्व के अंदर जो रैम और रोम है ना, उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं और वह है नहीं पर्याप्त रूप से, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसलिए इन कंपनियों के अंदर अभी आने वाले महीने 1.5 महीने में प्राइसिंग बढ़ सकती है।
ऐसी उम्मीदें देखने के लिए मिल रही हैं। गोल्ड और सिल्वर में फिर से अगर आप हमारे नियमित रूप से दर्शक हैं और आप कंटिन्यू वीडियो को फॉलो करते हैं, तो मैंने आपसे कल भी बताया था कि भी गोल्ड ने 1,33,000 का लो बनाया और आज जो है 1,45,000 के आसपास से कारोबार कर रहा है। चांदी फिर से 20,000 रुपये सुधर गई है, तो एक बॉटम बना लिया है। मतलब जो चांदी ने 2,20,000 का आसपास बॉटम बनाया था परसों, उसने 2,20 का, जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है, जो उसका 50 दिन का सपोर्ट है, उन्होंने 50 दिन के एवरेज पर अपने जाकर सपोर्ट लिया और वहीं पर भी वो मतलब कारोबार कर रही है। ना इतनी भयंकर तेजी और ना इतनी खराब गिरावट है कि आपको ऐसा देखने में लगे कि यार अब क्या करें। पर देख, गोल्ड और सिल्वर में अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत कोशिश होकर करें, क्योंकि ये मेटल के अंदर बहुत ही स्पेकुलेशन होता है, मतलब सट्टा होता है। सट्टा का मतलब ये है, आपसे अगर आप सपोज करो कोई सोना है 1.5 लाख चल रहा है, आपसे 15,000 रुपये लेगा, आपको 1.5 लाख का सौदा करा दिया। आपने 1.5 लाख रुपए डाल के 15 लाख का सौदा कर दिया। आपने 15 लाख रुपए डाल के आपने 1.5 करोड़ का सौदा कर दिया और आप बन गए मालिक। कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास भी, तो हमने तो 1 किलो गोल्ड ले रखा 1.5 करोड़ का, लगे कितने तुम्हारे 15 लाख। अगर गोल्ड की कीमत ज़्यादा होगी और अमेरिका को लगा कि आपको क्रैश कराना है, गोल्ड क्रैश कराना है, तो तत्काल रूप से जो उनका शिकागो एक्सचेंज है, जैसे हमारे यहाँ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, ऐसी अमेरिका शिकागो का एक्सचेंज है, वो तत्काल प्रभाव से बोलेगा कि अब मैं इनका मार्जिन बढ़ा रहा हूँ। मार्जिन बढ़ा रहा हूँ मतलब हमारी डील थी कि आप हमें 15 लाख रुपए दो, हम आपको 10 गुना का मार्जिन दे रहे हैं, मतलब आपको 1.5 करोड़ रुपए का सामान दे रहे हैं, आपने 15,000 दिया। लेकिन अब हम बोलते हैं कि आपको अब 60 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब हम आपका सौदा खड़ा कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको तत्काल प्रभाव से 45 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 45 लाख आप पे है नहीं, तो मार्जिन आपका काट देगा, मतलब सौदा ऑटोमेटिक कट जाएगा। और जो एमटीएफ में कारोबार करते हैं वो सब जानते हैं कि जब भी कोई एमटीएफ में कोई पोजीशन उसका ऑफ होती है तो वो हिप्नोटाइज होकर करती है। मतलब अगर आपने कोई एमटीएफ में पोजीशन बना रखी है और 5,000 की पोजीशन है, 2,000 का लॉस हो गया, अपने से तुम नहीं काटोगे, और जब वो 5,000 का लॉस हो जाएगा तो ब्रोकर ऑटोमेटिक काट देगा जीरो मार्क, क्योंकि ब्रोकर को मतलब नहीं रहता। आज 3-4 दिन के अंदर आज तुम्हारा जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार खुले, लेकिन अभी कोई भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देश के अंदर पहले से विपक्ष ने घेर रखा है सरकार को कि आपने कहाँ कहाँ समझौता किया है। हालांकि 8 सांसद हैं जिन सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जो कि लोकसभा में नारेबाजी कर रहे थे और जो पेज फाड़ के जो स्पीकर हैं उनके ऊपर, राज्यसभा में जो पठासीन होते हैं ना उनके ऊपर फेंक रहे थे, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया। तो बात क्या है कि इसमें सरकार जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं दे देगी किसानों के हित पर कहाँ कहाँ तक समझौता हुआ है। ऐसा हो सकता है कि अगर इसमें ज़्यादातर किसानों के लिए दिक्कत होगी तो देश के अंदर विरोध प्रदर्शन होने चालू हो जाए कि देखो सर, और ट्रम्प की मजबूरी समझो। ट्रम्प जहाँ पर भी कोई डील करता है ना, तो वो पहली फुर्सत में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चिपकाता है। जापान में डील करी तो जापान में चावल चिपका दिया, दक्षिण कोरिया में डील करी तो वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चिपका दिया। मजबूरी है उसकी कि जो ट्रम्प ने जो चुनाव जीता उसमें मेजर जो वोटिंग है ना, वो मेजर वोट है किसकी, किसानों की। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में भी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टों के साथ में सरकार को समझौता किया होगा तो सरकार की सुसाइड वाली स्थिति है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा अपने से सुसाइड करना। भारत में भी आज 60% किसान रहते हैं, मैं उसे भी किसान मानता हूँ। आप भले उसे गरीब मानते हो, 2 बीघे जमीन है, 2 भैंस है, वो किसान ही है, बस अपना गुजारा बसर कर रहा है, बस कुल मिला बात करो। और देश के अंदर पहले से ही जो हमारे यहाँ गेहूं है, चावल है, चना है, बाजरा है, ज्वार है, इनकी जो एमएसपी है वो बेहद कम है। सर आए दिन किसान आत्महत्या करते रहते हैं, चाहे आप कहीं भी देख लो। अब इसके कारण से अगर वहीं से आएगा, अब आप समझो यार इससे फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हारा अगर ऐसा लगता हो यार भैया तुम तो ये बता दो फर्क क्या पड़ेगा, अगर कैसे पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल बाजार की बात करो, आज गेहूं का रेट भारतीय बाजार में 2,2200 रुपये क्विंटल का रेट है। और उदाहरण से समझ लो, इंटरनेशनल मार्केट में 1,000-1,200 रुपये क्विंटल का रेट है। अगर आपको यहाँ पे जो ब्रेड बनाने वाली कंपनियां हैं, जो खल चोकर बनाने वाली, बूर बनाने वाली कंपनियां हैं, या जो भी पिज्जा बर्गर वाले जो कहीं ना कहीं मैदा खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, अगर वे 1,000-1,200 रुपये क्विंटल का खरीदेंगे या अपने भारत वाले से खरीदेंगे, जाहिर सी बात है वो सस्ता जहाँ से मिलेगा वहां से खरीदेंगे। मैं भी अगर किसी कंपनी को ओन करता हूँ तो मेरा भी एक फंडा होता सिंपल कि यार जहाँ से प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा मैं तो वहां से खरीदूंगा, होता ही है सबका नॉर्मली। तो जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस कंडीशन में होगा क्या कि अपने यहाँ जो भारत के अंदर पहले ही उनकी एमएसपी कम है, तो लोग बाग बुआई बंद कर देंगे। बुआई बंद कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा
कि हमारे यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई होगी नहीं। सप्लाई का मतलब है कि हम निर्भर हो जाएंगे अमेरिका से खरीदने के लिए। फिर अमेरिका जैसा चाहेगा भारत को वैसे झुका पाएगा। अगर नहीं मानता है तो वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे अगले बार में कोटा नहीं भेजूंगा, रोक लगा दूंगा। देखो, जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति के बाद ही देश के अंदर जो गेहूं वगैरह है ना, ये बहुत ज्यादा हुए थे। इससे पहले आप हम अपने दादा बाबा से पूछना कि चना ज्वार बाजरा इन सब की रोटियां खाते थे। अगर घर में कोई मेहमान आया है, जीजा साला फूफा मामा, तो जब जाके गेहूं की रोटी बनती थी तो अपन को खुशी होती थी कि आज गेहूं की रोटी बनी है, क्योंकि आप घर में रिश्तेदार आए हैं। और अब लोगों ने मोटा अनाज खाना बंद कर दिया, अब केवल गेहूं की खा रहे हैं सब, क्योंकि पर्याप्त गेहूं है। उसके बाद में हमारे पास में पर्याप्त, जो सरकार के पास में FSSI के पास जो कोटा होता है वो भी है, तो इसलिए दिक्कत का विषय वहां पर भी नहीं है। अगर यही देख लें कि किन किन कंपनियों के बारे में अच्छी खबर है, तो देखो, जो ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, और तुम्हारा टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। मतलब उनके लिए तो कुल मिलाकर पॉजिटिव ही खबर है। जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, सिप है, जो झींगा वगैरह मछली, क्योंकि अमेरिका में भारत से जो सिप है ना, वो मछलियाँ है ना, वो बहुत जाती है। भारत को ना या तो टेस्ट पसंद है या जैसे भी है, तो उनके लिए एक तरह से एक देखा जाए तो बेस्ट खबर है। जेम्स एंड ज्वेलरी वालों के लिए बेहतरीन खबर है। हालांकि ये वी माध्यम से जा रहे थे। वी का मतलब ये, यहाँ से पहले मैक्सिको भेज रहे थे, मैक्सिको से अमेरिका भेज रहे थे, क्योंकि जुगाड़ में अपन पहले नंबर पे है। पहले तो ऐसे जा रहा था, अब क्या हुआ है, अब ज़्यादातर इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर भी 18% का टैरिफ है। बांग्लादेश के पास में 20% का टैरिफ है। चीन की अगर बात करें कि चीन के ऊपर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगा है, तो 34% के आसपास में चीन के ऊपर टैरिफ लगाया गया है। और ये मान के चलो वियतनाम के ऊपर भी 20% का टैरिफ है। तो अगर एशिया के अंदर की बात करें तुम्हारा ईस्ट एशिया की, तो वहाँ पर भारत के पास में 18% का टैरिफ है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश को टक्कर देखने के लिए मिलेगी। और ये बंद हो तो नहीं, बंद नहीं हुआ, बांग्लादेश को टक्कर देखने के लिए मिलेगी। बांग्लादेश को पहले ही भारत ने झटका दे दिया था। झटका इसलिए दे दिया था कि भारत ने जो उनके यहाँ यान है ना, उन यान की जो सप्लाई है वो जरूरत से ज़्यादा कर दी ड्यूटी फ्री में, और वो हो गए खड़े। खड़े इसलिए हो गए कि दबा के यान गया और उनकी फैक्ट्रियाँ होंगी बंद। अब यहाँ से भारत का कोई टी शर्ट अमेरिका में 118 रुपये की जाएगी, और बांग्लादेश की 120 की जाएगी। जबकि बांग्लादेश पहले से ही जो उनकी फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हैं, क्योंकि सस्ता यान भारत से खरीद रहे थे। यही तो कारण है कि इतना टैरिफ लगने के बाद भी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसलिए तो बढ़ गया कि हमने पड़ोसियों को बेच दिया। ले भैया तू रख ले माल, हमारा तो बिक नहीं रहा, एक काम कर ड्यूटी फ्री में तू रख ले। एक बात और है, चलो मैं अभी एक बताऊंगा। थोड़ा NMDC पे नज़र डाल लेते हैं। NMDC पे कंपनी के नतीजे आए हैं। कंपनी के जो आय है वो बढ़ के आई है। अगर 6500 के आसपास, 6500 करोड़ रुपए की आय हुआ करती थी NMDC की, जो बढ़ के 7400 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। अगर बात करोगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट घट के आया, 1950 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था उनका दिसंबर में। अब 1750 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, तो अनुमान से काफ़ी कम आया है। अल्टीमेटली जो आपको देखा कि NMDC स्टील में आज गिरावट देखने के लिए मिली, उसके पीछे कारण है कि आज NMDC स्टील के नतीजे आए हैं, जिन नतीजों में जिसकी आय है वो 2120 करोड़ हुआ करती थी, जो बढ़कर 3008 करोड़ हो गई है। अगर बात करोगे प्रॉफिट की, जस्ट 1 मिनट साथियों, 2120 करोड़ NMDC स्टील का जो आय है वो 2120 करोड़ रुपए से बढ़ के 3008 करोड़ हो गई है। लेकिन अगर बात करोगे प्रॉफिट की, तो ये कंपनी अभी थोड़ा लॉस में है। और इस कंपनी का जो 724 करोड़ रुपए का लॉस हुआ करता था, वो घट के हो गया है तुम्हारा 244 करोड़ रुपए के आसपास में। तो घाटा कम हुआ है। अल्टीमेटली अभी स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर जो अमेरिका ने टैरिफ से बाहर रखा है, इनके ऊपर 50% का ही लगा रहेगा, जो नियमित रूप से लागू है। अगर बात करोगे इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में भी 19% के आसपास का टैरिफ है। तो टैरिफ तो भारत के और देशों के मुकाबले सबसे कम है, अगर टैरिफ को देखा जाए। अब मोटा मोटी नज़र डाल लेते हैं डील में क्या नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में भारत से डिमांड कर सकता है ट्रंप कि आप अमेरिका चीन के साथ में व्यापार मत करो, आप अमेरिका से करो। आप रूस से तेल ना खरीदो, तो वो बोल ही दिया वो, रूस से हथियार ना खरीदो, आप रूस से S-400 मत खरीदो। आप मतलब रूस से जो हमारा जो साझेदारी है उसके ऊपर भी और भी इंटरनली वो दबाव बना सकता है,
$500 बिलियन का उसने बोल दिया कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं। तो ये एक विषय है जो अभी हमें सोचना चाहिए। जब तक इसकी पूरी डील की स्पष्टीकरण नहीं आ जाए कि डील में किन किन सौदों पर भारत को सहमति बनी है, किन किन सौदे में अमेरिका झुका है, तब तक मतलब किसी भी चीज़ को समझाना और समझना जल्दबाजी होगा। जब तक हमारा वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से नहीं आ जाए कि हम किन एग्री प्रोडक्टों को भारत के अंदर आने दे रहे हैं और किन को नहीं आने दे रहे, क्योंकि विपक्ष उनको घेरेगा। आज विपक्ष ने सरकार को घेरा, आज विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। फिर ये कल संसद खुलेगा, क्योंकि आज जो है ना उसको कल तक के लिए रोक दिया था, बोले कि अब कल देखेंगे, आज रोक दो। कल फिर संसद में वही हल्ला मचेगा। तो जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नहीं कर देती, और अगर सरकार बोल देती है कि हमने किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे मतलब बोल देंगे कि हमने इसे झुकाया, जैसे उम्मीदें हैं कि भाई सोयाबीन और मक्का को लेकर के सरकार ने सहमति बनाई होगी, अब ऐसी उम्मीदें हैं, तो विपक्ष जो है पूरे देश के अंदर हो सकता है कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं विरोध प्रदर्शन ना कर दे, क्योंकि जो रूप अभी विपक्ष का दिखा है ना वो अलग ही लेवल है। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश के अंदर स्थिति को अनियंत्रण किया जाए, जिससे जो डील है ना उस डील को तोड़ी जा सके, या भारत को पीछे लेना पड़े 2 कदम। दिक्कत क्या होना, दिक्कत ये है कि भाई ट्रंप ने क्यों घोषणा करी, तुमने क्यों नहीं करी। हमारी डील की घोषणा ट्रंप कौन होता है करने वाला, पहली दिक्कत ये है। दूसरी, जब डील हो नहीं रही थी तो विपक्ष सरकार को घेर रहा था कि तुम डील क्यों नहीं कर रहे, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की फैक्ट्रियों में ऑर्डर नहीं आ रहे, टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में डिमांड में है ना। तो अब डील हो गई तो अब उस से भी दिक्कत है कि भी डील हो गई। तो जब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाए कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हमारी सहमति बनी है। अगर बात करें आज बाजार की, तो बाजार के अंदर तो झमाझम दिखा मतलब, और बाजार में एकदम से 1400 पॉइंट ऊपर खुला, उसके बाद नीचे आने के पीछे कारण भी यही है कि लोग बाग जो फंसे हुए थे ना, एक बार उन्होंने बेच के गहरी सांस ली, हाँ भाई अब तो देखेंगे जो भी होगा कल, वो एक बार तो बेच दो। तो ये है कारण। बाकी जो है धीरे धीरे आएगा, लेकिन आने वाले समय में ट्रम्प का जो तेवर रहे हैं कि वो दूसरे देशों के साथ में व्यापार को लेना बाधित करता है कि आप इससे व्यापार मत करो मैं बोल रहा हूँ, आप इससे व्यापार मत करो मैं बोल रहा हूँ, आप रूस से डिफेंस की इक्विपमेंट मत खरीदो मैं बोल रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाला विषय है। कहाँ कहाँ भारत दुख, अभी भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है ऐसा आकर के कि बोल दिया गया हो। हाँ ये बोला है कि किसानों के साथ में अनहित नहीं किया जाएगा, कहाँ कहाँ सहमति बनी है कहाँ कहाँ नहीं बनी है वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है। क्योंकि $500 बिलियन की जो हमारी बात हुई है कि हमें अमेरिका से प्रोडक्ट खरीदने हैं और वो 0% ड्यूटी पे खरीदने हैं, तो अगर वो अभी से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, भारत के रुपये पर दबाव। दरअसल माइक बंद हो गया। तो अगर आत्मनिर्भर वहाँ से हम डिफेंस इक्विपमेंट बुलाते हैं तो आत्मनिर्भर भारत पर जोर पड़ेगा, मतलब हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसमें दिक्कत आएगी। और H1B वीज़ा को लेकर के अभी कोई बात नहीं हुई है, जो हमारे वहाँ लोग जाते थे, जो सरकार डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने $10,000 से बढ़ा करके $1,00,000 की फीस कर दी, उस पर भी कोई सहमति नहीं बनी है। स्टील, एल्युमिनियम और जो ऑटो पार्ट्स वगैरह है उनको लेकर के जो 25% ड्यूटी थी वो यथावत रखी गई है, जिसका लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, मतलब 8,000 करोड़ का ट्रेड है। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि भैया पहले भारत सरकार तो स्पष्टीकरण दे दे कि भाई ये इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टों पर हम झुके हैं और यहाँ यहाँ ट्रंप ने हमें बोला है कि ठीक है हम कर दें। एक फोमो था, बन गया, हो गया। अब जो तेल वाली कंपनी है उन पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वेनेजुएला से तेल लाने में लागत ज़्यादा आएगी और इन कंपनियों के बैलेंस शीट में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। $10 से $12 प्रति बैरल के आसपास में वो तेल महंगा पड़ेगा रूस से। और जो रिफाइनरी है, क्योंकि भारत में जो रिफाइनरी बनी है वो उतना गाढ़ा तेल, भारी तेल को रिफाइन करने के लिए बनी, तो उनके अंदर भी कैपेक्स की ज़रूरत होगी। अगर सरकार उनमें कैपेक्स कराएगी तो पैसा देगी। जो मान लो तुमने बोला तुम इन्हें रिफाइन करो, तो रिफाइन करने के लिए मैं बोल रहा है इसमें अलग से तवा लगाना पड़ेगा। वो कितने का आएगा? बोलो 10,000 करोड़ का। मुझे पता ही नहीं 10,000 करोड़। बोलो ठीक है मैं दूंगा, तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो ये एक मतलब अनसुलझी सी पहेली है, डील हो गई है लगभग लगभग। ईरान वाले मामले से निपट ही गए हैं कि ईरान में जहाँ तक उम्मीद है कि डील सहमति बन जाएगी, इसलिए बन जाएगी कि अमेरिका नहीं चाहता नया कोई खोबा खड़ा करना।
अब ब्रिक्स के देश हैं, क्योंकि अभी इसमें चीन की प्रतिक्रिया आनी भारी है। चीन ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, रूस ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस ने केवल इतना बोला है कि हमें पता नहीं है ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो हाँ भारत तेल लेना बंद कर रहा है। तो क्या उसमें एग्जैक्टली ये बोला है कि आप बिल्कुल लेना बंद कर दोगे? क्या उसमें ये लेना बोला है कि आप कम करोगे धीरे धीरे? ये एक मुद्दा है जो अभी कंफर्म नहीं है। तो इसलिए पूरा सिस्टम आ जाएगा, एक दो दिन में खुल जाएगा, तब इसके आगे समझ में आएगा कुछ कि दरअसल है क्या मामला। अभी तो केवल डील होगी, शेर आ गया। अब शेर कितने पंजे हैं, शेर है शेरनी है, कहाँ का जन्म है, क्या है, पूरे मामले को समझ नहीं। क्योंकि सरकार भी दरअसल अभी इस बात पर स्पष्टीकरण देने से इसलिए थोड़ा सा बचती सी नज़र आ रही है, जो उसके पीछे कारण ये है कि विपक्ष घेरने में लगा है कि आप एक गलती करो, एक चूक करो, और हमने पूरे देश के अंदर देखो तुम्हारी कैसी धज्जियाँ उड़ाई। क्योंकि भाई अल्टीमेटली किसान जो आदमी है ना, मैं खुद एक किसान के परिवार से आता हूँ, तो वो सिंपल सा फंडा है, वो ये चाहता है कि भाई मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, बात खत्म। मेरा नुकसान हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए बड़ी अनसुलझी सी पहेली है, कहाँ भारत झुकेगा? क्या $500 बिलियन का व्यापार हम अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी से जो कर लिया है, हम $500 बिलियन आने देंगे? अगर डिफेंस वाले इक्विपमेंट भी लेंगे तो हमारा आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? जो हमारे H1B वीज़ा की जो 10,000 फीस रखी थी, 10 लाख कर दी, 1 लाख कर दी थी बढ़ा के, उसका क्या होगा? तो जो हमारे IT कंपनियां हैं उनका क्या होगा? तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे अभी कोई भी डायरेक्ट कोई जवाब नहीं आया है। ब्रिक्स देशों के जो चाइना है, रूस है, वो क्या बोलेंगे इसमें कि आप ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ है? तो अभी इसको ना पहले स्पष्ट आ जाने दो। आज हो सकता है कल तक वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कुछ आ जाएगा, तब बता पाएंगे कि क्या हुआ है। बाजार के अंदर अच्छा खासा माहौल है, देखने के लिए मिला। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।